पिछले टर्म पे हम लोगों ने शुरू किया था सॉलिड में ब्रेकडाउन। तो इसका आपको थोड़ा सा बताया था भी कि टाइम के हिसाब से कौन कौन सा ब्रेकडाउन होता है। इस तरीके का कुछ ग्राफ आता था। सबसे पहले उसमें होता था इंट्रिंसिक, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल। उसके बाद में स्ट्रीमर आता था, थर्मल आता था, उसके बाद में इरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। ये ब्रेकडाउन जो है अलग अलग से करने हैं। तो सबसे पहला हमारा ब्रेकडाउन है वो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन, सॉरी इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन। क्योंकि ये ब्रेकडाउन डिपेंड करता है हमारे पास इनिशियली कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि माइग्रेट कर सकें डाइइलेक्ट्रिक जो हमारा पड़ा हुआ है उसके थ्रू बैलेंस बैंक से कंडक्शन बैंक तक। तो इसमें लिख लीजिए इट डिपेंड्स upon the presence of free electron which are capable of। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, और जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है या फिर डाइइलेक्ट्रिक है उसके जो सरफेस इम्परफेक्शंस हो सकती हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो तीन चीज हो गई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सरफेस इम्परफेक्शन, सरफेस इम्परफेक्शन इन इलेक्ट्रोड और सरफेस इम्परफेक्शन इन डाइइलेक्ट्रिक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो शुरुआत में अवेलेबल होते हैं, उसके बाद में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जनरेट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद। और जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं कुछ टेम्परेचर भी बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज और टेम्परेचर के बाद इसमें जो ट्रैप्ड फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हमारे निकल आते हैं, और जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसमें लिख लीजिए द इम्प्योरिटी एटम और मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड and after certain voltage or electric field, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, and after certain voltage or electric field and temperature additional electrons are released. These electrons then participated in the conduction process कंडक्शन प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रेकडाउन हो जाएगा आपका। ये दो टाइप का होता है इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा होता है स्ट्रीमर। देखिए जब हमारे पास इनिशियली फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तब ये वाला ब्रेकडाउन होता है, लगता है 10⁻⁻⁸ सेकेंड।
जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब शुरुआत में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, डाउन होगा और ये 10⁻⁻8 सेकंड तक हो सकता है। उसके बाद में स्ट्रीमर ब्रेकडाउन कैसे होता है? इनिशियली आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, वो जब ट्रैवल करेंगे लेफ्ट से राइट, तो बीच में जो कोलिजन वगैरह होंगे उससे इलेक्ट्रॉन्स आपके और जनरेट होंगे और एवलांच क्रिएट होंगे। तो उन एवलांच की वजह से, जैसे आपका स्ट्रीमर थ्योरी थी उसमें ब्रेक डाउन होता है, उसी तरीके से इसमें होगा। सर बोलिए। एक बार दोबारा बताइए सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वाला या स्ट्रीमर वाला? स्टीमर वाला। ठीक है, देखिए जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इसी बीच उनमें कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और एक एवलांच क्रिएट हो जाएगा। और ब्रेकडाउन तब होगा जब जो एवलांच आपका क्रिएट हुआ है उसका साइज एक पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा हो जाएगा। और केवल एक एवलांच से ब्रेकडाउन नहीं होता है, आपके उसमें मल्टीपल एवलांच की ज़रूरत पड़ सकती है ब्रेकडाउन के लिए। तो इसमें लिख लीजिए, इन प्रैक्टिस the breakdown does not occur by single avalanche. In practice, the breakdown does not occur by single avalanche itself, but occurs as a result of many avalanche form. नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, एक तरफ हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, एक तरफ निगेटिव करते हैं, तो क्या होता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और इसके अंदर जो भी डाइइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है आपका, तो उस पर जो है कंप्रेसिव फोर्स लगती है, जो इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, और इसकी शेप चेंज होने लगती है। तो जब इसकी शेप या इसकी कहें, ये जो इसकी जो लेंथ है या फिर विड्थ है जो डाइइलेक्ट्रिक की, एक पर्टिकुलर रेशियो से ज़्यादा जब बिगड़ जाती है तो आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसमें लिखिए, when an dielectric material is subjected to electric field, charges of opposite and force of attraction is W. देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, तो मटेरियल है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बाई एल एन डी नॉट अपॉन डी। यहाँ पे डी नॉट जो है वो इनिशियल थिकनेस है, डी है रिड्यूस्ड थिकनेस, वाई है यंग मॉडुलस।
ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है। तो जब ये दोनों हम बराबर करेंगे इसे कांस्टेंट मान लीजिए के। अब इसे डिफरेंशिएट करिए डी की रिस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएट करके इसे 0 के बराबर रखिए। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, डी बाई डी नॉट होगा।
आवाज आ रही है? तो ये आ जाएगा आपके पास, जब इसे आप सॉल्व करोगे। तो जब इतना आपका जो रेशियो है रिड्यूस्ड थिकनेस का और ओरिजिनल थिकनेस का, जब आपका 0.6 के बराबर आ जाएगा तो उस समय ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, जैसा कि आपने इसमें देखा था ग्राफ में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इंट्रिंसिक काफ़ी जल्दी होता है। अब नेक्स्ट है थर्मल ब्रेकडाउन। जो हमारा कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, इसमें हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ हीट जनरेट हो रही है। वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से कुछ हीट जनरेट हो रही है। और जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है तो इससे कुछ हीट डिसिपिएट भी होगी सराउंडिंग्स में। तो अगर जो रेट है हीट के डिसिपिएट होने का वो कम हो जाता है रेट ऑफ हीट जनरेशन के, तो क्या होगा, मान लीजिए हमारा टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है पर डिसिपिएट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा वहाँ पे आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये एसी और डीसी दोनों में होता है। तो जो एसी वाला ब्रेक डाउन है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो जो इसका एसी में हीट जनरेशन है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज हम अप्लाई करते चले जाएंगे तो उतना ही और दिक्कत आती जाएगी, मतलब उतना ही जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स हैं वो लिख लीजिए। देखिए, इन जनरल द ब्रेक डाउन वोल्टेज of solid dielectric should increase with its but this is true up to a certain thickness above which the heat is generated.
the dielectric due to the flow of current. Heat generated under DC AC के लिए आपको ऊपर भी बताया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं AC DC में तो कोई फ्रीक्वेंसी का टर्म होता ही नहीं है, पर ये AC में फ्रीक्वेंसी का है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा हीट आपकी जनरेट होने लगेगी। तो इस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं इट कैन बी सीन दैट द पावर लॉस under AC field is higher. And heat generation is also high. Hence thermal breakdown stresses are more in AC condition. तो ये आपके जो ब्रेकडाउन हो गए तीनों, इंट्रिंसिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और ये स्ट्रीमर है वो इसी का पार्ट है, इंट्रिंसिक का ही। इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रीमर दो पार्ट होते हैं। तो ये हो गया थर्मल हो गया, तो ये रिलेटिवली जल्दी हो जाते हैं। पर ये वाला है जो इरोजन वाला है और इलेक्ट्रोकेमिकल वाला है, इससे काफ़ी टाइम लगता है। हम लोग इसे बोलते हैं कि ब्रेकडाउन इन प्रैक्टिस। मतलब जैसे हमारे कोई भी इंसुलेटर लगे हुए हैं, काफ़ी समय लेता है उनको ख़राब होने में या फिर उनका ब्रेकडाउन होने में। या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे हमारा कोई इंसुलेटर लगा हुआ है, वो कोस्टल रीजन के पास में है, मतलब सी के पास में है मान लीजिए, तो वहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वो आपका जो भी इंसुलेटर होगा तो उस पर ये सॉल्ट आपका डिपॉजिट होता चला जाएगा। सॉल्ट डिपॉजिट हुआ, मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर भी डिपॉजिट हुआ, तो क्या होता है वो एक पाथ टाइप का बना लेता है। वो पाथ कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से कंडक्शन हो सकता है। तो ये प्रोसेस जो है एक दो दिन में नहीं होता, काफ़ी दिनों में होता है। तो इसे रोकने के लिए हम लोग इसे सफाई भी करनी पड़ती रहे होता है। तो उसकी वजह से हम लोग
ये मतलब ये केमिकल प्रोसेस ना हो पाए, तो इसलिए वो हम लोग स्प्रे में करना पड़ता है। तो हेडिंग डालिए, ब्रेक डाउन ऑफ सॉलिड इन प्रैक्टिस। ये 3 टाइप का होता है, ब्रेक डाउन ड्यू टू ट्रेन, ब्रेक डाउन ड्यू टू ट्रैकिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटोरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक डाउन ड्यू टू ट्रेन। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है सपोज, और ये इलेक्ट्रोड्स। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमारी 11:30 बजे संजय सर की क्लास है। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर संजय सर की क्लास 12 से शेड्यूल हो गई है। 12 बजे से? यस सर। ठीक, ओके। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है, जरा बता दीजिए। यस सर। ठीक। तो ये आपका सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है बीच में, और हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो इसमें क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज होंगी बीच में, जो कि आपके सॉलिड मटेरियल के बीच में ट्रैप होंगी। वो इम्प्योरिटी लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर गैस की फॉर्म में हो सकती है, या फिर सॉलिड तो हो ही सकता है। तो तीनों फॉर्म में ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो जो इम्प्योरिटी होगी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है हमारे मेन जो मटेरियल है उससे कम होगी। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस हिस्से में ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, इम्प्योरिटी वाले हिस्से में। मान लीजिए इस हिस्से में ब्रेकडाउन हो गया, इस हिस्से में ब्रेकडाउन हो गया, काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर इन दोनों हिस्सों में ब्रेकडाउन होने की कोशिश होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। तो इस तरीके से एक ट्री के लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस टाइप से।
तो जब ये पाथ कंप्लीट हो जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, पर ये तुरंत नहीं होता है, ये काफ़ी टाइम लगता है इसे। अब जो शुरुआत होती है इसकी वो होती है जो इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ से ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। तो इसमें लिख लीजिए व्हेन एवर ए सॉलिड मटीरियल हैज़ सम इम्प्योरिटीज़ whenever a solid material has some impurities in terms of some gas and liquid, the dielectric strength of solid will be equal to strength of weakest impurity। मतलब कोई भी हमारी इस तरीके से अगर हम इसे समझें, कोई भी हमारी जो चेन होती है तो अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ निकालनी हो तो जो इसके वीक लिंक्स होते हैं, जोर कड़ी होगी, उसी से हम उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसे खींचेंगे चेन को तो सबसे पहले वहीं से टूटेगी जहाँ पे वो कमज़ोर कड़ी होगी उसकी। तो वही यहाँ पे होता है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वीकेस्ट इम्प्योरिटी के बराबर होती है। अगर हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की, या फिर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड आता है, फिर गैस आता है। तो जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं गैस की फॉर्म में, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगी और उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो इसमें लिख लीजिए सो ब्रेक डाउन ऑफ गैस at a relatively low voltage। तो जो हमारा वॉइड होगा, जो गैप होगा, जो जहाँ पे इम्प्योरिटी थी, वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा गैस का या लिक्विड है जो भी, और वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, these charge concentrations at the void इसे ट्रेनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पाथ बनता है वो ट्री के लाइक स्ट्रक्चर का बनता है, जो इस टाइप से
आप अपनी बुक में देख सकते हो, उस टाइप का बनता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन ड्यू टू ट्रैकिंग। देखिए, जो हमारा ट्रिमिंग का प्रोसेस था वो इनसाइड होता है, डायरेक्ट। ये ट्रैकिंग होता है, ये उसकी सरफेस पे होता है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग से पता चल रहा है ट्रैक। ट्रैक मतलब एक पाथ बन रहा है, वो भी सरफेस के ऊपर। देखिए, जो हमारे आउटडोर इंसुलेटर होते हैं, तो इस पे पॉल्यूशन की वजह से, सॉल्ट की वजह से, या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स की वजह से और मॉइस्चर की वजह से लीकेज करंट फ्लो होता है। जो हमारी आउटर सरफेस है, इससे, जैसे ये हमारी आउटर सरफेस है सपोज, और यहाँ पे सॉल्ट इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ गई और साथ में मॉइस्चर भी आ गया, तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत करंट फ्लो होगा तो उससे हीट जनरेट होगी, और ये जो मॉइस्चर वगैरह है ये उड़ जाएगा वहाँ से, और ये पाथ जो है वो परमानेंट हो जाएगा। जो हल्की सी हीट जनरेट होगी करंट फ्लो होने से, तो उसकी वजह से क्या होगा, मॉइस्चर उड़ जाएगा और एक पतला सा, या कह सकते हैं एक फिल्म टाइप का एक पाथ बन जाएगा, और जिसकी वजह से स्पार्क हो सकता है। और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कार्बोनाइजेशन। तो स्पार्क की वजह से कार्बोनाइजेशन हो सकता है, हमारा परमानेंट कंडक्टिंग पाथ बन सकता है। तो इसमें लिख लीजिए ट्रैकिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ permanent conducting path across the surface of insulator, across the surface of insulator।
breakdown due to chemical deterioration. देखिए हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर दूसरी इम्प्योरिटीज़ जो हो सकती हैं, गैसेस फॉर्म में हो सकती हैं या लिक्विड फॉर्म में हो सकती हैं, तो वो हमारे सॉलिड मटेरियल को, इस सॉलिड डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ को डिटोरिएट करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं जिससे डिटोरिएट होता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, या फिर केमिकल एक्शन हो सकता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो इन तीन में से किसी भी प्रोसेस से या फिर तीनों प्रोसेस से उसकी प्रॉपर्टी डिटोरिएट हो जाती है, और जब ये काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहता है तो उसके बाद में ब्रेक डाउन हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के बाद होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है। सालों में, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसकी सालों में रिप्लेस अगर हमें करना पड़ता है, कोई इंसुलेटर लगा हुआ है वो अगर हमें कुछ सालों के बाद रिप्लेस करना पड़ता है, तो मेन उसका रीज़न ये होता है, इन तीनों की वजह से जो है उसकी प्रॉपर्टी डिटोरिएट होने लगती है, जिसकी वजह से हमें वो चेंज करना पड़ता है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी ख़त्म हो गई है। इसमें आपको दो छोटे छोटे टॉपिक दे रहा हूँ। एक है पास्चेंस लॉ, और ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस। ये आप लोगों को करके सबमिट करना है। जैसे मान लीजिए एक शॉर्ट आंसर टाइप में कोई क्वेश्चन आता है, तो जितना बड़ा आप लोग वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं उसी हिसाब उतना ही आपको सबमिट करना है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन पास्चेंस लॉ, तो उस हिसाब से आपको तैयार करना है, ज़्यादा पेज वगैरह नहीं भरने हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म से जो है नई यूनिट शुरू होगी। आज की क्लास में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।